हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं किसी विशेष टॉपिक पर पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, केवल 2-3 टॉपिक ही क्लियर करूँगा। इसके अलावा मैं इस क्लास में ये दिखाना चाहूँगा कि जितनी भी कक्षाएँ मैंने पहले पढ़ाई हैं या जो भी टॉपिक मैंने पहले क्लियर किए हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का अनसॉल्व उठाया है और उसमें ये दिखाया है कि उन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये आपका अनसॉल्व 2019 का चौथा सेट है। उसमें एक क्वेश्चन था कि नियान क्या है? हमें ये बताना था नियान क्षार धातु है, अक्रिय गैस है या फिर उपधातु है या संक्रमण तत्व है। मैंने वहाँ पे इसे क्लियर नहीं किया है। मैं यहाँ पे एक सामान्य भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। हम जानते हैं कि भाई नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना होगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये पता है कि अगर किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन या ऐसे ही 36 इलेक्ट्रॉन हों, ठीक? इसमें से कोई भी हों, ज़्यादातर 8 ही आता है, ठीक? तो अगर किसी परमाणु की आखिरी कक्षा में इसमें से कोई स्थान तक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि आखिरी कक्षा में अगर 2 हैं या फिर 8 हैं या फिर 18 हैं, 36 हैं, तो वो परमाणु स्थायी हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो नियान की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। अगर किसी परमाणु की आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। और जब ये स्थायी हो जाता है तो किसी से क्रिया नहीं करता है, और क्रिया नहीं करता है तो उसी से कह दिया गया है जो क्रिया करे तो क्रियाशील होता है, और जो क्रिया ना करे वो क्या होता है? अक्रियाशील होता है। उसी से कह दिया जाता है ये कैसा है? अक्रिय है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, नियन क्या है? क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है, संक्रमण तत्व है। तो क्या है? अक्रिय गैस है, ठीक? तो नियन का ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। वैसे ही मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पीएच मान क्या होता है और पीएच मान की वैल्यू इसका क्या महत्व होता है, और इसी के बारे में मैंने पूरा पिछले क्लियर किया था और कैसे हम पीएच मान निकाल सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जो 2 नंबर का है कि पीएच मान क्या होता है और दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। मैंने अपनी क्लास में भी इसको दिखाया था। यहाँ पर मैं उसका कुछ पार्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया था कि भाई पीएच मान क्या होता है, पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें पीएच में पी का क्या मान मतलब होता है, ठीक? तो यहाँ पे पीएच मान जब कभी 7 होता है तो उसका मतलब क्या होता है? वह परमाणु कैसा है? उदासीन है। अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो क्या कहेंगे कि भाई इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, ठीक? और पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, ठीक? तो ये किस आधार पर अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, घट रही है, ठीक? किस आधार पर ज्ञात करते हैं? जो हाइड्रोजन आयन है उनकी सांद्रता में परिवर्तन के आधार पर। सांद्रता बढ़ रही है तो भाई कहेंगे अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और सांद्रता अगर घटेगी तो अम्लीय प्रकृति भी घटेगी, ठीक? तो मैंने पिछली क्लास में क्लियर कर दिया। यहाँ पर मैं केवल थोड़ा-थोड़ा दिखा के आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बस मेरा मतलब है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने पिछली कक्षाओं में जिनको पढ़ाया है, ठीक? अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई संकलन अभिक्रिया क्या होती है? अब संकलन तो हमने नहीं पढ़ा, भाई संकलन अभिक्रिया क्या होती है? ये चैप्टर 1 का ही पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो संकलन अभिक्रिया को एक और दूसरा नाम हम निकाल सकते हैं। संकलन का सिंपल सा मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ रही हों, तो इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कह दिया जाता है। और योगात्मक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भाई जब 2 यौगिक आपस में मिलें और एक नया तत्व बन जाए तो उसे कह देंगे भाई योगात्मक अभिक्रिया। अगर मैंने वैसे वहाँ पर क्लियर कर दिया, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ही योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक? या फिर यहाँ पर संकलन अभिक्रिया नाम लिखा है तो संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक? जैसे कि यहाँ पर जो योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O हमने क्रिया कराई तो Ca, और यहाँ से H2O से OH उठा और CaOH का होल ऑफ ट्वाइस बन गया, ठीक? और आगे ऊष्मा निकली, ठीक? तो ये काहे का उदाहरण हो गया? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक? तो इसका सरल उदाहरण भी ले सकते हैं। बहुत सरल उदाहरण अगर लेना चाहे तो हम ऐसे ले सकते हैं। नीचे दिया भी गया है कि अगर हम हाइड्रोजन लें H2 और ऑक्सीजन लें O2, दोनों की क्रिया कराए क्या बन गया? H2O। हम सामान्य भाषा में जानते हैं। ये अभिक्रिया भी बहुत सरल है, याद भी कर सकते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया कहें, हमें समझ जाना है कौन सा पूछ रहे हैं, बस योगात्मक अभिक्रिया, ठीक? आप अपने आप से भी इसके उदाहरण ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं।
बस ये ध्यान रखना है कि उदाहरण सही से बन रहे हो, ये ना हो कि ऐसा कोई तत्व ही ना हो, ऐसा कोई यौगिक ही ना हो और हम उसे उसमें रख दें, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। अब ऐसे ही एक सेट नंबर 5 में 2019 का ही उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो नाइट्रिक अम्ल है उसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराई जाती है तब क्या बनता है, ठीक। अगर हम ऐसे सोचे अरे भाई नाइट्रिक अम्ल ये तो हमने अब क्रिया पढ़ी ही नहीं, लेकिन अगर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, ठीक, तो फिर हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए करके दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखें नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हमने NO3 लिखा प्लस CaOH का होल अपडेस। अभी आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, जिसने इसने पिछली क्लासे अटेंड की उनको तो समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें ये HNO3 क्या है, एक अम्ल है कि नहीं है और ये एक क्षार है कि नहीं है। क्षार अम्ल कैसे जानेंगे, हमने परिभाषा में भी पढ़ा था अम्ल क्षार की परिभाषा में कि जहाँ पर हाइड्रोजन आयन पाए जा रहे हो, ठीक, तो वो अम्ल होगा। जहाँ पर हाइड्रोक्सिल या फिर हाइड्रोक्साइड आयन पाए जा रहे हो वहाँ पर क्या होगा, क्षार होगा। जब इनकी क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, ठीक। अगर हम कुछ चीज़ें याद हो तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप निकाल सकते हैं। तो आगे आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक। मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, आगे आपका काम है कि भाई इसको हमें बताएं कि आगे क्या बन सकता है। अगर आप चाहेंगे तो हमें, चलिए रुकिए मैं भी बता रहा हूँ। अब हम जब इनकी क्रिया कराएंगे तो संभावना है कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में क्या बन जाए, जल बन जाए, ठीक। क्योंकि ये कैल्शियम नाइट्रेट क्या है, एक लवण है और H2O क्या है, जल है, ठीक। तो हमें पता है कि भाई किसी अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराई जाती है, सामान्य कंडीशन है, ठीक, उसमें क्या बनता है, लवण और जल बनता है। हमें ये याद रखना है कि केमिस्ट्री की परिभाषा में कोई भी अगर हम एक अभिक्रिया बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं वो हमेशा ही सही होगी। अगर यहाँ पर हम केवल सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया करा रहे हैं तो हो सकता है कि हमारा ये कैल्शियम नाइट्रेट और जल बने, लेकिन हो सकता है कि हम यहाँ पे अगर ताप में, दाब में, इसे ATM भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक, तो इसमें अगर हम परिवर्तन कर दें, ठीक, तो फिर हो सकता है कि जो आगे बनने वाला लवण और जल है उसमें परिवर्तन हो जाए और लवण जल ना बन के कुछ और भी यौगिक बन सकता है। तो हमें ये रखना है कि सामान्य कंडीशन में ये बनेगा। अगर स्पेसिफिक कंडीशन आ रही है, ठीक, ताप में, दाब में या फिर कोई उत्प्रेरक लिए लिया जा रहा है, ठीक, तो हो सकता है कि आगे जो बनने वाला यौगिक है वो भी चेंज हो जाए, ठीक। अब हम आगे देखेंगे कि संबंधित और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 2019 का ही सेट एक है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है, जो मैंने क्लास में भी अटेंड किया था। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विलयन है, उसका pH मान 3 दिया गया है, हमें बताना है कि भाई अम्लीय है, क्षारीय है या फिर इसमें से कोई नहीं, ठीक। तो हमें पता है कि pH मान अगर 7 से कम होगा तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय हो जाती है। तो भाई इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय हो जाएगी, ठीक। वैसे एक अभिक्रिया यहाँ पर जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाई थी कि भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में हमें बताना है, ठीक। हमें ये पता है, हमें हमारा काम बस ये है कि हमें ये पता होना चाहिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। तो हमने उस क्लास में जैसा कि हमने बताया था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई एक यौगिक जो अधिक क्रियाशील, उसमें से उस यौगिक में से जो अधिक क्रियाशील यौगिक तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देगा और तुरंत उसकी जगह ले लेगा, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। प्रतिस्थापन कहें या विस्थापन कहें, यहाँ पर हमने लिया Fe, ठीक, ये हमारा आयरन है, इसकी क्रिया हमने कॉपर सल्फेट से कराई, ठीक। तो क्या हुआ, Fe ने क्या किया, Cu को हटा दिया, उसकी जगह खुद ले ली, तो यहाँ पे क्या बन गया, FeSO4, ठीक। Fe ने Cu को हटा दिया और Fe की जगह ले ली तो FeSO4 बन गया और Cu हट के अलग आ गया, ठीक। ये हुआ क्यों, हुआ इसलिए कि भाई ये Fe ज़्यादा क्रियाशील है किससे, या फिर कह सकते हो Fe ज़्यादा पावरफुल है किससे, Cu से, इसीलिए Fe ने Cu को उसकी जगह से हटा दिया। ये हम अलग से एक सारणी पढ़ेंगे जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सा तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, ठीक। ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, हमें केवल अभी बस समझ लेना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर ये भी मैंने
पढ़ाया था जैसे कि प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, ठीक? तो हमें पता होना चाहिए प्रोपेन का सूत्र क्या होता है। अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो आप जानते हैं कि भाई 3 प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन-कौन से? एक होते हैं एल्केन, दूसरे एल्कीन, तीसरा एल्काइन, ठीक? अब एल्केन का सूत्र होता है क्या? अगर आपने अटेंड की है तो होगा CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n, ठीक, -2 और एल्काइन का CnH2n, सॉरी Cn, यहाँ पे जो एल्कीन है उसका होगा CnH2n और यहाँ पर एल्काइन का होगा CnH2n-2, ठीक? तो हमें ये याद रखना है। अब देखो यहाँ पे C3 हमें ये पता नहीं है कि इसमें से कौन सा सूत्र है प्रोपेन का, ठीक? तो अगर हमें आईपीएसी नाम पता हो तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कार्बन की संख्या कितनी हो, उसको प्रोप पढ़ा जाएगा। हमने आईपीएसी नाम में भी जिक्र किया था। तो अगर कार्बन 1 हो तो उसे पढ़ते हैं मेथ, अगर 2 है तो उसे पढ़ते हैं एथ, 3 है तो उसे पढ़ेंगे प्रोप, ठीक? तो जो प्रो आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रोप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर प्रोप आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। अब चारों ऑप्शन में हम देखें तो कार्बन 3 किसमें है? इसमें है, ठीक? तो मतलब यही आंसर हो सकता है, हमें आगे जाना ही नहीं, ठीक? थोड़े से काम चले तो उससे लगा लीजिए बस, क्यों हमें आगे जाएँ, ठीक? लेकिन अगर हमें पता ही ना होता, ठीक, तो हम क्या करते? जैसे कार्बन यहाँ पे, तो हम करते क्या कि हर बार कार्बन बदल-बदल के देखते हैं, ठीक, कौन सा सूत्र यहाँ पे फिट बैठ रहा है। वैसे हमें पता होना चाहिए तभी हम जान पाएँगे इसमें, ठीक। अगर यहाँ पे हम कार्बन की संख्या 3 रख दें, ठीक, तो अगर जो सूत्र निकलेगा C3 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 + 2 हो जाएगा आपका 8 C3H8। तो ये सूत्र तभी ऐसे सही हो जाता है, ठीक। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन होते हैं अगर तीनों नहीं करेंगे पढ़ेंगे प्रोप, ठीक। तो ये आपका ये क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। मैंने यहाँ पर जिक्र किया था, ये क्वेश्चन बार बार और हर बार लगभग पेपर में पूछा जाता है कि भाई रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। वैसे एक फिर से क्वेश्चन आ गया है कि पीएच मूल्य क्या होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू कहिए या मूल्य कहिए, ठीक, या पीएच मान क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। हमें समझना है कि पीएच के बारे में कुछ पूछ रहा है, जो भी पढ़ा है वो लिख देना है, हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि भाई ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया। हमें ये पता होना चाहिए पीएच मूल्य पूछ रहा है, जो हमने पढ़ा है वही बता देना है। और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, ठीक। कि भाई पेड़ पौधों को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसके लिए पीएच मान से ही हम आधार पर जान सकते हैं कि इस मिट्टी में कितनी उपजाऊ क्षमता है, कितनी नहीं है, ठीक। या फिर वायुमंडल में जो नमी है या फिर वायुमंडल में जो बारिश हो रही है उसका पीएच मान कितना है, ये हमारी त्वचा के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो इसके आधार पे हम जान सकते हैं कि पीएच का महत्व क्या होता है, ठीक। ये हमने पहली क्लास में जिक्र कर दिया, वहाँ जाके देख सकते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था कि भाई ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिक्रियाएँ साथ 2 प्रकार के गुण एक से दिख रहे हो। जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपको एक साथ अपचयन भी दिखाई पड़े और एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी दिखाई पड़े और एक ही उसी अभिक्रिया में आपको अ, ऑक्सीकरण की घटना भी दिखाई पड़े। जैसे कि हमने इसे पढ़ा था अपचयन और उपचयन में। लेकिन मैंने एक उदाहरण लिया था CuO की क्रिया जब H2 के साथ कराई जाती है तो आपका बनता है जो H2 है, ऑक्सीजन यहाँ से हट के H2O बना लेता है और Cu हट के अलग आ जाता है, ठीक। तो मैंने बताया था आपको उस क्लास में कि जब Cu है, ठीक, CuO से जब O हटता है मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। जब ऑक्सीजन हटता है कहीं से भी तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर कौन सी घटना हुई है, अपचयन की। अपचयन का मतलब ये होता है कि भाई किसी कार्बन में अगर ऑक्सीजन घट रहा हो या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो वहाँ पर किसी भी तत्व में जहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा हो और हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो वहाँ पर जो घटना होती है उसे अपचयन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखा हमने कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, वो Cu हो गया। देखो H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो भाई ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा और यहाँ पर हट रहा है तो यहाँ पे अपचयन होगा। तो जब ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण की घटना दोनों साथ में दिखाई पड़ रही है, जैसे यहाँ पे H2 से O मिल रहा है तो H2 ये हो गया ऑक्सीकरण या उपचयन काम, ठीक। ये उपचयन अभिक्रिया हो गई और ये Cu से O हट रहा तो मतलब Cu हो गया तो ये अपचयन का काम हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएँ एक साथ हो रही हैं, ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आप अ, इस वीडियो में नए हैं तो
आप पिछली कक्षाओं से जाकर अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं और टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही अब क्लास लाता रहूँगा और उसमें प्रतिदिन सुधार करता रहूँगा कि कैसे आपको बेहतर कंटेंट मिल सके और जो आप पढ़ रहे हैं आपको पता होता चले कि भाई आप जो पढ़ रहे हैं क्या सही दिशा में जा रहे हैं या फिर उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।